हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के दूसरे सेट की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेट वाइज देख रहे थे। उस कड़ी में हम लोगों ने फिजिक्स का पहला सेट देखा था और केमिस्ट्री का पहला सेट देखा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के दूसरे सेट की बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका साइंस न्यूमेरिकल कोर्स आपके योर क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप सीधे कोर्स पे पहुंच सकते हैं और हाँ, जब आप कोर्स परचेज कर रहे होंगे तो उसमें आप कूपन कोड के रूप में मैथ्स MATHSMASTI मैथ मस्ती लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे जब पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं कॉल पे तो कहते हैं सर योर क्लासेस पे कोर्स ही नहीं मिल पाता। तो अब आपकी वो समस्याएं ख़त्म हो चुकी है, आप इस लिंक के माध्यम से सीधे कोर्स पे पहुंच सकते हैं। तो आइए आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला आपका ऑप्शन दिया है समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। तीसरा आपका ऑप्शन दिया है एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होते हैं। और चौथा आपका ऑप्शन दिया है समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। दोस्तों, ध्यान में रखेंगे कि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है, इसको हम लोग और छोटे छोटे टुकड़ा में नहीं ला सकते। हालांकि ये अलग बात है कि जब आपका साइंस डेवलप हुआ तो आप लोगों ने परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बांटना शुरू कर दिया। तो ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु का सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे के मन में ये आ रहा होगा कि सर डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया कब था। तो ध्यान में रखिएगा 1803 में इन्होंने बताए थे और इन्होंने अपने थ्योरी के पहले स्टेटमेंट में ही बताए थे कि किसी भी तत्व का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वो परमाणु होता है और परमाणु जो है अविभाज्य है। मतलब क्या कि इसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि किसी एक तत्व के जो परमाणु होते हैं वो हर तरह से समान होते हैं, चाहे उसका द्रव्यमान हो या फिर उसका गुण हो। और नेक्स्ट उन्होंने ये भी बताया था कि जो यौगिक होंगे उसका जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा उसको हम लोग यौगिक परमाणु कहेंगे और दो अलग अलग तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस टाइप से उन्होंने अपना थ्योरी दिया था परमाणु के बारे में। डाल्टन्स के द्वारा जो ये थ्योरी दी गई थी वो सबसे पहला परमाणु सिद्धांत था। इस चीज़ का भी आप ख्याल रखेंगे। दोस्तों, डाल्टन से पहले बहुत सारे ऋषि मुनि और साइंटिस्ट ने भी इस चीज़ का पता लगाने का कोशिश किया कि आखिर जो कोई भी पदार्थ है उसका सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा है। तो उसी कड़ी में जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं तो पहले के ज़माने में माना जाता था कि जो पदार्थ होते हैं या जो ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ हैं वो सारे चीज़ पंच तत्व से मिलके बने हुए हैं। और संस्कृत का वो श्लोक हम लोगों को बार बार याद आते रहता है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड में प्रत्येक चीज़ जो है वो अग्नि से मिलके बना होता है, जल से मिलके बना होता है, आकाश से मिलके बना होता है, वायु से मिलके बना होता है और मिट्टी से मिलके बना होता है। तो दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डाल्टन की पद्धति के अनुसार परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं आपका ए, सी और डी, ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही आसान सा सवाल मेरे मित्र। क्या पूछा गया है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। तो ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40। अब आप में से बहुत सारे मेरे मित्र कहेंगे कि सर ये चीज़ याद कैसे होगा। तो भाई एकरा याद करना पड़ेगा। अगर आप परीक्षार्थी हैं और सही मायने में रिजल्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि आपको किसी भी तत्व का परमाणु संख्या और परमाणु भार याद हो जाए। आप ज़्यादा मत याद कीजिए, लेकिन 1 से लेकर के 20 तक के जितने भी तत्व हैं
उन सब का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान आपके यहाँ पे होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज से ही आप जो आपका 1 से लेकर के 20 तक के तत्व हैं उसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान याद रखने का। और ध्यान में रखिएगा, आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी कहेंगे कि इससे आगे पूछ देगा तो क्या होगा। मेरे मित्र, इससे अगर आगे पूछा जाएगा तो आपको क्वेश्चन में वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा कि इसका परमाणु संख्या ये है और इसका परमाणु द्रव्यमान ये है। हाँ, रेयर केस में जो कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि सिल्वर, कोबाल्ट, कॉपर, इन सब का पूछा जाता है तो इसको आप सेट में याद कर लेंगे, ये आपके लिए सही रहेगा। लेकिन 1 से 20 तक आपके पास कंठस्थ होना चाहिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। से तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा कि आपसे पूछा है कि विखंडन के कितने प्रकार होते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर सिर्फ विखंडन लिखा है तो हम लोग क्या समझेंगे सर, नाभिकीय विखंडन समझेंगे। क्या समझेंगे? नाभिकीय विखंडन। और आप सभी समझ रहे होंगे नाभिकीय विखंडन क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी बड़े नाभिक का छोटे छोटे कणों में टूट जाना। जैसे कि आप बात करते हो यूरेनियम 235 का, ये आपका क्या है कि इसका नाभिक जो है वो विखंडित होता है, टूटता है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। तो यूरेनियम 235 पे जब न्यूट्रॉन से बौछार करवाया जाता है, जब क्या करा जाता है सर, न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करवाया जाता है या इसके ऊपर न्यूट्रॉन से बौछार करा जाता है, तो ये यूरेनियम 235 जो है वो क्या करता है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्पादन करता है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्पादन करता है। और साथ ही साथ ये यूरेनियम 235 तीन नए न्यूट्रॉन में टूट जाता है। ये 3 नए न्यूट्रॉन में क्या होता है, टूट जाता है। इसके बाद ये 3 नए न्यूट्रॉन जो हैं वो यूरेनियम 235 के अलग 3 परमाणु को क्या करते हैं, डिस्क्रेट करने का कोशिश करते हैं, तोड़ने का कोशिश करते हैं। और फिर ये 3 से 9 हो जाता है। और फिर ये 9 परमाणु, जो 9 आपका न्यूट्रॉन है, ये 9 न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम के अलग अलग परमाणु को तोड़ने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो एक पूरी प्रक्रिया चल रही होती है इसको हम लोग कहते हैं श्रृंखला विखंडन, चेन विखंडन। श्रृंखला विखंडन मतलब क्या कि एक सीरीज से हो रहा है और क्रम से हो रहा है कि पहले यूरेनियम 3 न्यूट्रॉन में टूटता है, फिर ये 3 न्यूट्रॉन यूरेनियम के 3 अन्य परमाणु को तोड़ता है और उससे 9 फिर मेरा नया न्यूट्रॉन निकलता है और फिर ये 9 नए न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम परमाणु को तोड़ते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, ये एक सीरीज में चलते रहता है आपका। जब ये चलते रहता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं सर कि यहाँ पे नाभिक का श्रृंखला में, चेन में विखंडन हो रहा है, या नाभिक जो है वो एक क्रम से टूट रहा है। दोस्तों, ये जो क्रम से टूट रही होती है ना, जो इसका आप श्रृंखला विखंडन देख रहे हैं, ये आपके होते हैं 2 प्रकार के। ये कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के। पहला होता है आपका नियंत्रित विखंडन और दूसरा होता है आपका अनियंत्रित विखंडन। पहला क्या होता है सर? नियंत्रित विखंडन और दूसरा होता है अनियंत्रित विखंडन। ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों क्या होते हैं। तो नियंत्रित विखंडन में क्या होता है कि ये जो आपका श्रृंखला से विखंडन हो रहा है इसमें किसी भी तरह की व्यवधान नहीं आती है और एक क्रम से ऊर्जा का उत्पादन होते रहता है। और इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग, नियंत्रित श्रृंखला विखंडन का उपयोग हम लोग मानव के विकास हेतु करते हैं। किस लिए करते हैं सर? मानव के विकास हेतु करते हैं। और ध्यान रखिएगा, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है कि आपका मंदक के रूप में, इसी अभिक्रिया में मंदक के रूप में D2O, जिसको हम लोग भारी जल बोलते हैं, या फिर ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। या फिर किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। जबकि आपका जो अनियंत्रित विखंडन है, इसका मतलब ये है कि अनकंट्रोल, मतलब ये क्रम से नहीं चलेगा, अनियंत्रित होकर के वहाँ पे नाभिक का विखंडन होना शुरू हो जाएगा, जिससे एक भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। और यहाँ से जो ऊर्जा आपको निकलती है वो कैसी होती है? तो वो विनाशकारी होती है। मतलब क्या कि वो आपके फायदे के लिए नहीं होती है। तो नाभिकीय विखंडन का ऐसा प्रक्रिया जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन हो और एक क्रमबद्ध तरीके से उसके न्यूट्रॉन का उसके नाभिक का विखंडन ना हो रहा हो, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? अनियंत्रित विखंडन। और ध्यान रखिएगा, अनियंत्रित श्रृंखला विखंडन के आधार पे ही आपका एटम बम का खोज किया गया था और एटम बम को बनाया गया था। और एटम बम को बनाने वाले कौन थे? तो ओटो हन थे। और ध्यान में ये भी रखिएगा कि जो नाभिकीय विखंडन है उसको सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट
साइंटिस्ट कौन थे? तो ओटो हन ही थे। कौन थे सर? ओटो हन ही थे। मतलब इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन होगा तो या तो क्रम से होगा या फिर क्रम से नहीं होगा। मतलब नाभिकीय विखंडन जो है वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन सा? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन और दूसरा आपका अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि विखंडन कितने प्रकार के होते हैं सर? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन और दूसरा आपका अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है। दोस्तों बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बाह्यतम और आंतरिक ये दोनों कोश होते क्या हैं, तो आप सीधा सा समझिएगा कि कोई भी जो परमाणु होता है वो जनरली गोलाकार होते हैं आकार में, और उसके केंद्र में क्या होता है सर? नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर वृत्ताकार पाथ होता है जिसको हम लोग कक्षा या ऑर्बिट बोलते हैं। और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। किसके चारों ओर? तो नाभिक के चारों ओर। तो दोस्तों आपका जो ये वाला कक्षा है, इस कक्षा को हम लोग बोलते हैं बाहरी कक्षा। इस कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं सर? बाहरी कक्षा। और जो आपका ये सब कक्षाएं हैं, इन सारे कक्षाओं को हम लोग क्या बोलते हैं सर? आंतरिक कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? आंतरिक कक्षा बोलते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि इस कक्षा को हम लोग वैलेंस सेल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर? वैलेंस सेल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होती है उसको हम लोग संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी परमाणु का जो बाह्यतम कक्षा है वो उसका संयोजक सेल कहलाता है या संयोजी सेल कहलाता है, संयोजी कक्षा कहलाता है। और उस संयोजी कक्षा में क्या होता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे। और संयोजकता को हम लोग डिफाइन भी करते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है सर? उसकी संयोजकता कहलाती है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, लॉस कर रहा है जितना इलेक्ट्रॉन या फिर गेन कर रहा है वो उसकी संयोजकता का वैल्यू हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि अगर इस बाह्यतम कक्षा को वैलेंस सेल कहते हैं और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसके बाद का जो ये कक्षा बचा हुआ है इसको क्या कहते हैं? तो इसको मेरे मित्र कोर सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं सर? कोर सेल कहते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के कक्षा में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित होता है, और दूसरा कोर इलेक्ट्रॉन जो उसके आंतरिक कक्षा में उपस्थित होता है। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत बार आप लोगों ने पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता डैश है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि हैलोजन समूह जो है आपका आपके आवर्त सारणी में वर्ग 17 में आता है। किस में आता है सर? वर्ग 17 में। और जब हम लोग 2, 8, 7 करते हैं तो 8, 2, 10, 7, 17, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जो आपका हैलोजन ग्रुप होता है ना, उसकी जो अधिकतम संयोजकता होती है किसके सापेक्ष में? ऑक्सीजन के सापेक्ष में। वो होता है आपका कितना सर? 7 होता है। कितना होता है सर? 7 होता है। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर ये कैसे? तो मेरे मित्र, इसका जो क्लोरीन है ना, ये सबसे ज़्यादा हम लोग क्या कहते हैं सर कि इसकी संयोजकता होती है किसके सापेक्ष में सर? तो ऑक्सीजन के सापेक्ष में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है, जो आपका हेलो ग्रुप है, वो ऑक्सीजन के अलग अलग संयोजकता के साथ रिएक्ट करता है, कभी 2, कभी 3। तो इसके ज़रूरत के अनुसार है, क्योंकि ये हाईली निगेटिविटी वाले, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऋणात्मक आयन वाले तत्व पाए जाते हैं। तो इसकी जो अभिक्रिया करने की गति होती है वो बहुत ही तेज़ होती है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि ये ऑक्सीजन के किस किस संयोजकता के साथ अभिक्रिया करता है, और ये अधिकतम ऑक्सीजन के 7 संयोजकता वाले के साथ अभिक्रिया कर सकता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जितने भी हैलोजन ग्रुप में, मतलब आवर्त सारणी के वर्ग 17 में जितने भी तत्व हैं
उनका जो अधिकतम संयोजकता होगा ऑक्सीजन के सापेक्ष में वो कितना होगा, 7 होगा। वो कितना होगा सर, 7 होगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 6ठे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि वह बल जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित होता है कहलाता है। तो कोई इस पे आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखिएगा कि परमाणु के नाभिक में नाभिकीय बल रहता है और उसी नाभिकीय बल के चलते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं। तो आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, चूंकि परमाणु के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पूछ रहा है कि ये दोनों कौन सा बल आरोपित करते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे, तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों तो नाभिकीय बल से बंधे हुए रहते हैं, तो नाभिकीय बल ही आरोपित करेंगे। तो आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय बल। और आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि ऐसा बल जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये स्थिर वैद्युत बल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। तो ध्यान में रखिएगा, इसी का तो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं क्या, कि F = Q1 × Q2 बटा R²। और यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ये आपका स्थिर विद्युत नियतांक है जिसको हम लोग K कहते हैं और इसका वैल्यू 1/4πε0 × εr होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि स्थिर विद्युत बल होता क्या है। तो जब दो चार्ज स्थिर अवस्था में एक दूसरे से r दूरी पर उपस्थित होती है तो उसके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो होता है F = K × Q1 × Q2/r², जस्ट लाइक गुरुत्वाकर्षण बल की तरह। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है टाइडल बल। तो आपका जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में वो चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के चलते आती है, तो इसी को हम लोग टाइडल फोर्स कहते हैं। मतलब क्या कि ज्वार भाटा से जो बल उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, टाइडल फोर्स कहते हैं। और ज्वार भाटा समुद्र में क्यों होती है, क्योंकि जो मून का ग्रेविटेशन होता है वो जब उसके जस्ट नज़दीक आता है वो पानी को ऊपर खींचना शुरू कर देता है, इसीलिए समुद्र का पानी ऊपर उठना शुरू हो जाता है और हम लोग कहते हैं कि ज्वार भाटा आ गई। नेक्स्ट है आपका गुरुत्वीय बल। आप सबों को पता है मेरे मित्र, पृथ्वी किसी भी वस्तु को एक बल से नीचे की ओर खींचती है, दैट्स आर कॉल्ड देयर ग्रेविटी, और उसी को हम लोग इसका क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नाभिकीय बल होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो 7वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है सर, कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल पाए जाते हैं। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का 25 ग्राम में कितना मोल होगा, इस चीज़ को आपसे पूछा गया है। मेरे मित्र, आपको मैंने इससे पीछे के सेशन में कहीं पे ये सवाल करवाया हुआ है और इसका फार्मूला भी बताया हुआ है। जब भी आपको क्वेश्चन में मोल की संख्या पूछे, जब भी आपको क्वेश्चन में क्या पूछे सर, मोल की संख्या, तो आप इसके लिए एक फार्मूला याद रखेंगे क्या, कि दिया गया द्रव्यमान बटा, अगर तत्व का पूछे तो परमाणु द्रव्यमान और यौगिक का पूछे तो अनुभार। तत्व का पूछे तो क्या कहेंगे सर, परमाणु द्रव्यमान, और यौगिक का पूछे तो अनुद्रव्यमान या अनुभार आप कहिए, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि तत्व के लिए परमाणु द्रव्यमान होगा और आपका अनुभार किसके लिए होगा, यौगिक के लिए होगा। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का जो दिया गया द्रव्यमान है वो कितना है सर, 25 ग्राम है। और आपसे पूछा है कि इसमें कितने मोल पाए जाते हैं। मेरे मित्र, आप सबों को मैंने अनुभार निकालने के लिए भी बताया हुआ है। तो अनुभार हम पहले इसका निकाल लेंगे क्योंकि H2SO4 एक यौगिक है और आपको यहाँ पे यौगिक का पूछा जा रहा है। तो दिया गया द्रव्यमान बटा यौगिक का अनुभार, तो अनुभार कैसे निकलता है, तो किसी यौगिक में जितने भी परमाणु होते हैं उन सारे परमाणु को क्या करते हैं सर, कि उसके द्रव्यमान को जोड़ देते हैं, तो उस यौगिक का हमको अनुभार निकल जाता है। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक, यहाँ पे कितने परमाणु हैं, 2, तो 1 × 2 प्लस सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16, भार कितना होता है 32, तो 16 प्लस 32 यहाँ पे लिखेंगे। और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 और यहाँ पे 4 परमाणु हैं, तो ये हो गया आपका 64। तो 2 प्लस 32 प्लस 64, तो 4 2 6 2 8, ये कितना हो गया 6 3 4 2 6 2 8 और 6 3 9, 98 AMU। मेरे मित्र, यहाँ पे आपको H2SO4 का अनुभार निकल गया
और अब आप इसको इस फार्मूला पे रखिए। दिया गया द्रव्यमान आपका 25 है और आपका यौगिक का अनुभार कितना है सर, 98 है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 0.255, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो 8वें नंबर का क्वेश्चन पूछा है आपसे, बहुत ही आसान सा सवाल कि निम्न में से कौन सा एक कैटायन है। पहले तो कैटायन और एनायन समझ लीजिए और उससे भी पहले आप आयन समझ लीजिए। जब किसी भी चीज़ पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है, धन आवेश या ऋण आवेश होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं सर, आयन बोलते हैं। या सिंपल एक बेसिक तरीका याद रखिएगा क्या, कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयन। मतलब धन आवेश और ऋण आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। अगर धन आवेश है तो उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कैटायन के नाम से जानते हैं, और अगर ऋण आवेश है तो उसको हम लोग नाम से जानते हैं, एनायन के नाम से जानते हैं। मेरे मित्र आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक कैटायन है, तो आपको इसके लिए रेडिकल्स याद रखना होगा। और मैंने आपको रेडिकल्स बताया हुआ है केमिस्ट्री के सेक्शन में ही, आप जाकर के प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं कि क्या है रेडिकल्स का मतलब क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ऑप्शन ए है कार्बोनेट, इसका जो फार्मूला होता है वो CO3 होता है। और ऑप्शन जो आपका बी है इसका होता है हाइड्रोक्साइड का OH- होता है। और सी जो है आपका नाइट्रेट, ये HNO3- होता है। और आपका जो डी है अमोनियम, इसको हम लोग NH4+ कहते हैं। क्या कहते हैं सर, NH4+। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कैटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से एक कैटायन है, तो आपका जो ऑप्शन डी है ये सही आंसर है कि NH4+ अमोनियम जो है वो क्या है, आपका कैटायन है। अब ध्यान में रखिएगा कि अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर ये तो प्रकृति धातु की होती है कि धातु हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है, जबकि अधातु जो है वो हमेशा निगेटिव आयन बनाता है। ये प्रवृत्ति तो धातु और अधातु की होती है। यहाँ पे जो आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कह रहे हैं, तो सर ये तो दोनों अधातु से मिलके बना हुआ है, तो ये फिर कैसे कैटायन बना लिया। तो मेरे मित्र ये आपका एक्सेप्शन है क्या, कि आपका जो H+ है और ये NH4+, ये दो आपके ऐसे अधातु हैं जो क्या करते हैं सर, कि धन आयन बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। और ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में सेट रखेंगे कि धातु हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है, जबकि अधातु हमेशा निगेटिव आयन बनाता है। अब इस दोनों एक्सेप्शन को छोड़ करके चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो 9वें नंबर का क्वेश्चन पूछा है आपसे, बहुत ही आसान सा सवाल, मैंने कई बार आपको बताया है। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो मेरे मित्र वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3 और 10H2O। मैंने आपको कई बार इसका ट्रिक बताया कि ये आपका समझ लीजिए कि सर्फ है, और जब आप कपड़ा खींचने जाते हैं तो आपको 10 बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है। तो जो वॉशिंग सोडा है, धोने वाला सोडा है, उसमें सर्फ रहेगा ही रहेगा और 10 बाल्टी पानियों रहेगा। मतलब यहाँ पे हम एक वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या मान लिए, एक बाल्टी मान लिए, बस आपको याद रखने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, Na2CO3 10H2O। तो आपके वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, कितने अणु उपस्थित होते हैं, 10 अणु उपस्थित होते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है वो क्या पूछा है आपसे कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि कॉपर सल्फेट क्या है आपका, कॉपर सल्फेट एक लवण है, और हम कह रहे हैं कि आप कॉपर सल्फेट को पानी में मिलाइए। आप कहेंगे सर कितना पानी में मिलाएं, तो हम कह रहे हैं सर आप 5 बाल्टी पानी में मिला दीजिए कॉपर सल्फेट को। तो आप कहेंगे कि अच्छा CuSO4 और 5H2O, मतलब ये हुआ कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होंगे। तो आप कहेंगे सर 5 अणु उपस्थित होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि कॉपर सल्फेट क्या है आपका, एक लवण है। ये क्या है आपका, लवण है। और मैं कह रहा हूँ कि सर लवण का मतलब तो नमक होता है। कॉपर सल्फेट को आप क्या कीजिए कि 5 बाल्टी पानी में मिला दीजिए, तो आपका पानी का मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, पानी का मॉलिक्यूल्स हो जाएगा आपका 5। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।